बच्चों पेपर आज का बहुत ही अच्छा आया है। सीबीएसई बोर्ड से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना इजी पेपर ये दे देगा हम लोगों को, लेकिन चलिए बहुत अच्छा हुआ। मैथ्स की अपेक्षा अगर हम बात करें तो साइंस का पेपर बहुत इजी की तरफ ही मैं कहूँगा। ये पेपर आज का इजी टू मॉडरेट ही है। यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर कोड है हमारा देहरादून रीजन का कोड है 31/3/2 और सेट 2 मेरे पास यहाँ पर है। हम लोग डिस्कस करेंगे पहले बायोलॉजी सेक्शन को। एज यू नो दैट सेक्शन वाइज इस बार पेपर जो है आपका डिवाइड हो रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बायोलॉजी का सेक्शन ए हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं। पहले देख लेते हैं बच्चों, पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन में आप लोगों को एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, अगर आपने ये देखा हो तो एक सेकंड रुकिए जरा। तो बच्चों ये एक्टिविटी बेस्ड आपका पहला क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बेल जार वाला ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ आपको कहा गया है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी जो भी ये दे रखी है आपको, इसको आप एक बार ऑब्जर्व करें और इसमें आइडेंटिफाई करें चार ऑप्शन में से इनकरेक्ट वाला कौन सा है। अच्छा ध्यान रखेंगे हमें इनकरेक्ट वाला ही ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना होगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों प्लांट को डार्क रूम में रखा जाता है 3 डेज के लिए बिफोर प्लेसिंग देम इन सेपरेट ग्लास जार्स। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये जो एक्टिविटी हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो वहां पर पहले डार्क रूम में रखा जाता है प्लांट को ना। दोनों प्लांट को सेपरेट वुडन बेल जार में रखा जाता है, नहीं ये वुडन यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, एक्चुअल में ये ग्लास जार होना चाहिए था। तो हमें इनकरेक्ट अपना यहीं पर मिल जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर ट्रॉफिक लेवल, हाई ट्रॉफिक लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म जो फीड करता है सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर्म्ड, तो वो क्या बनाता है। देखो बच्चों सबसे लोअर साइड में आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं, उससे पहले उससे ऊपर आपके जो है प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। तो इस तरह से अगर ये मान लीजिए, फिर इसके बाद कौन आता है, टर्सरी कंज्यूमर आता है। तो हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में कि अगर ये इस चौथे ट्रॉफिक लेवल पर बैठा हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म, इस लेवल पर बैठा हुआ अपने से लोअर ऑर्गेनिज्म को या उससे भी लोअर ऑर्गेनिज्म यानी दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ क्या कर सकता है, उसके ऊपर फीड कर सकता है, तो ध्यान रखिए वो एक फूड वेब क्रिएट कर रहा है आपका। तो यहाँ पर आपकी चेन नहीं बल्कि वेब क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइनैप्स आप लोगों ने पढ़ा है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जब इंपल्स ट्रांसफर होता है, जो मैसेज ट्रांसफर होता है, तो वो केमिकल सिग्नल के रूप में होता है और वो कहां से कहां जाता है ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो हमने पढ़ा था कि जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग रहती है हमारी, ये हमारी नर्व एंडिंग है न्यूरॉन की। यहां से नेक्स्ट न्यूरॉन, ये मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको पढ़ाया था, जो नेक्स्ट न्यूरॉन होती है उसकी जो डेंड्राइट्स जो होती हैं, उन डेंड्राइट्स पे सिग्नल जो है ट्रांसफर होता है। जो बीच में जो गैप होता है, इस गैप को ही हम साइनैप्स बुलाते हैं। तो यहां पर यही पूछा था कि डेंड्राइटिक एंड से, पहले ऑप्शन में दिया है डेंड्राइटिक एंड से किसी न्यूरॉन के एक्सोनल एंडिंग पर जाता है, नहीं ये एक्सोनल एंडिंग है बच्चों, याद रखेंगे ये एक्सोनल एंडिंग है और ये वाला हमारा डेंड्राइटिक एंड है, डेंड्राइटिक। तो बच्चों यहाँ पर एक्सोनल एंडिंग से कहां पर जा रहा है, डेंड्राइटिक एंड पर सिग्नल जा रहा है, डेंड्राइटिक एंड पर ट्रांसफर हो रहा है केमिकल के थ्रू। केमिकल होता है हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर साइनेप्स में जो भरा होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही नहीं है, एक्सोनल एंड से जो है आपका डेंड्राइटिक एंड से एक्सोनल एंड पे ये नहीं जाता, ठीक है। एक्सोन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, नहीं सेम न्यूरॉन में नहीं जाता, ठीक है ना। एक न्यूरॉन से, ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में जाएगा। सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन, नहीं, अगेन फिर से ये गलत है। और डी वाले में दे रखा है एक्सोनल एंड से डेंड्राइटिक एंड ऑफ द अनदर न्यूरॉन, ये बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को पूछा गया है द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन ग्रेप्स प्लांट्स इज ड्यू टू। मैं सीधा सीधा हर एक ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, अब हम काफी टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी अपलोड करना है ये आंसर की। तो दरअसल हमने पढ़ा था कि जो टेंड्रिल्स होते हैं वो किसी सपोर्ट के चारों तरफ ऐसा क्या करते हैं, मूव करते हैं। और हमने पढ़ा था कि जहां पर टच रहता है प्लांट पार्ट में, तो वहां से अवे भाग जाता है, दूर चला जाता है कौन, ऑक्सिन, ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है। और अवे जाकर यानी दूर जाकर यानी अनदर हिस्से में उस पार्ट के क्या करता है, वो ग्रोथ करता है। तो यानी कि रैपिड सेल डिवीजन कहां पर होगा, रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल्स दैट आर
अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ये यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इन एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम थ्रू द फूड चेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड द मोस्ट। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से आपको दिया गया है। बायो मैग्निफिकेशन का टॉपिक आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, एनवायरमेंट वाले चैप्टर में, अवर एनवायरमेंट। तो बायो मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा था जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सब्सटेंस की वो लोअर ट्रॉफिक लेवल में कम होती है और सबसे जो अपर ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें हाईएस्ट होती है। ये जो कंसंट्रेशन है वो हाईएस्ट होगी किसमें, अपर ट्रॉफिक लेवल में। और किसी भी फूड चेन के अंदर ह्यूमन का जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो सबसे अपर होता है। देन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। प्लांट्स में जो साइटोकाइनिन होता है उसका क्या रोल होता है, सबको पता है कि ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स of a particular species undergoing sexual reproduction remains constant due to। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है किसी भी स्पीशीज में वो कांस्टेंट कैसे बना रहता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल लें, किसी स्पीशीज का, ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज का ही अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमें पता है कि जब गैमीट बनता है, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो क्रोमोसोम है वो रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं हमारे अंदर, यानी 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। बट जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है वो वापस से जाइगोट के अंदर वो फिर से कितने हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर के गैमेट से आते हैं, 23 फादर के गैमेट से, वो अगेन 46 हो जाते हैं और इस तरह से वो जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट बने रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट बने रहते हैं। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन है दो आंसर के अंदर कि डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स की जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान या फिर हाविंग हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो बच्चों देखो ऐसी कंडीशन में ना हमें जो पहले इवेंट हो रहा है हमें उसी को सेलेक्ट करना होता है क्योंकि एक्चुअल रीजन वो फर्स्ट बन जाता है हमारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी जब आंसर की आएगी तो तभी हमें पता चलेगा कि कहीं उन्होंने ऑप्शन ए तो नहीं किया। वैसे ऐसी सिचुएशन में ना आपको मार्क्स अवार्ड कर दिए जाते हैं, वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर है वो डी ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एजर्शन रीजन ये सबसे ज्यादा परेशान करते हैं बच्चों को, देखते हैं इस बार कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपको एजर्शन दिया गया है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स, जैसे कि लंग्स में। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये लंग की बात अलग कर रहे हैं, किडनी की बात अलग कर रहे हैं, अभी दोनों को अलग अलग समझेंगे आप। इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, बिल्कुल सही बात है। लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं, जो एल्वियोलाई होती हैं वो थिन वॉल्ड कैपिलरी से ही बनी हुई है, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है वहां गैसेस का। और यहाँ पर जो किडनीज होती हैं उनके अंदर जो नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में भी जो ग्लोमेरुलस होता है वो भी जो पतली कैपिलरीज होती हैं उनसे ही बना होता है, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट रीजन देखते हैं। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड, बिल्कुल कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। हर एक कैपिलरी क्लस्टर किडनी के अंदर एसोसिएट रहता है कप शेप की कॉइल्ड ट्यूब से, जिसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारा ये रीजन भी ट्रू ही है। तो यहां पर बच्चों हमें देखना है कि कैसे ये हमारा रीजन जो है रिलेट कर रहा है एजर्शन से। वैसे रिलेट तो कर ही रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है यानी कि नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन ऐसा अकेले ही खाली थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरी से नहीं बनती, उसका जो कनेक्शन है वो बोमेन कैप्सूल से भी होता है और आगे ट्यूब्यूल से भी होता है। तो यानी तभी जाकर वो एक कंप्लीट फिल्ट्रेशन यूनिट बन पाती है। तो हमारा रीजन जो है सेटिस्फाई तो कर रहा है, जस्टिफाई तो कर रहा है एजर्शन को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए ही, मुझे लगता है कि यहाँ पर ए ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एजर्शन दिया गया है कि जो ओजोन है, ओजोन गैस है, हायर लेवल्स पर एटमॉस्फेयर के वो प्रोडक्ट होता है यूवी रेडिएशन का ऑक्सीजन के साथ जब वो एक्ट करती है। बिल्कुल सही बात है, जब ऑक्सीजन के ऊपर यूवी लाइट एक्ट करती है तो दो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के बना देती है, और अगेन ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करता है तो O3 यानी कि ओजोन गैस बन जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। और बात करते हैं इसके रीजन की, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली। बात तो सही है, 1987 में समिट हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो, और 80s का ही टाइम था जब डिप्लेशन हो रहा था ओजोन का। लेकिन इसका ना कोई ये भी ट्रू है बट इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, एजर्शन से। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। एमसीक्यू मुझे लगता है इतने ही थे। आगे बढ़ते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन
व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स मोर एनर्जी एंड व्हाई? किस तरह का रेस्पिरेशन? ऑब्वियस सी बात है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्यों करता है? क्योंकि मोर एटीपीज बनते हैं। बाकी आंसर राइटिंग का तरीका अपने अपना अलग अलग हो सकता है आप लोगों का, बट एक्चुअल आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर एक टेबुलर क्वेश्चन आपको दे रखा था। टेबल वाले क्वेश्चन आने के चांस तो बिल्कुल थे ही इस बार, कई तरह से पूछे जा सकते हैं टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है इन्होंने, एक जितना मुझे एकदम से देख करके इस क्वेश्चन को लग रहा है, इसमें यहाँ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं, नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के हार्ट में, किस तरह का ब्लड जो है सर्कुलेशन होता है उसके अंदर, क्या मिक्स होता है या सेपरेटेड होता है, और टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है। तो पहले नंबर 1 आपको फिश के बारे में कहा गया है। कितने नंबर ऑफ चैम्बर होते हैं भैया? 2 नंबर होते हैं इसमें, चैम्बर्स 2 होते हैं फिश के अंदर। पाइसेस जो ग्रुप होता है हमारा, उसमें 2 ही चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि मिक्सिंग होगी ब्लड की, और ये सिंगल टाइप का सर्कुलेशन इसमें चलेगा। नंबर 2 किसमें 3 चैम्बर्ड का होता है बच्चों? याद रखेंगे, एक एम्फीबियंस में। वैसे बच्चे अगर फ्रॉग भी लिख के आ गया ना इसके अंदर तो वेल एंड गुड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्रोकोडाइल मत लिख देना क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है तो रेप्टाइल 3 चैम्बर्ड ही होता है रेप्टाइल में, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। तो यहाँ पर अगर फ्रॉग लिख दिया या एम्फीबियन लिख दिया या रेप्टाइल्स लिख दिया, भैया सभी में आपका आंसर जो है करेक्ट जाने वाला है। चाहे फ्रॉग लिखो, एम्फीबियन लिखो, रेप्टाइल लिखो, सैलमेंडर लिखो, कुछ भी लिखो, यहाँ पर 3 चैम्बर्ड जो है हार्ट होने वाला है। यहाँ पर भी मिक्सिंग होगी क्योंकि 4 चैम्बर में ही सेपरेशन होता है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और बाकी इनकम्प्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन है बिल्कुल। नंबर 2 आपका हो गया। यहाँ पर नंबर 3 अगर हम बात करें, नंबर 3 यहाँ पर आपको दे रखा है बर्ड्स और मैमल्स के बारे में। बर्ड्स और मैमल्स में आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। सेपरेटेड सर्कुलेशन पाथ आपको देखने को मिल जाता है, ऑक्सीजनेटेड अलग फ्लो कर रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड अलग फ्लो कर रहा होता है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट टाइप का यहाँ पर आना है, आपका कंप्लीट टाइप का डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट भी है कि इनमें से कौन सा जो है मोस्ट एफिशिएंट है। ऑब्वियस सी बात है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ही सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 12। इस फूड चेन में बहुत ही सिंपल सी फूड चेन आपको दी गई है। 5 जूल एनर्जी बताया गया है, अवेलेबल है किसके लिए? मैन के लिए। कैलकुलेट करना है हाउ मच एनर्जी वाज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो यहाँ इस प्रोड्यूसर लेवल पर कितनी एनर्जी थी, यहाँ पर कितनी अवेलेबल है? 5 जूल। तो आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी फूड चेन में लोअर ट्रॉफिक लेवल से अपर ट्रॉफिक लेवल में 10% लॉस से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जाहिर सी बात है ये 5 जूल किसका 10% रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है 50 जूल का 10% रहा होगा, यहाँ ट्रांसफर हो गया। और ये 50 जूल किसका 10% होगा? 500 जूल का। तो प्रोड्यूसर लेवल पे ये 500 जूल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जेनेटिक्स में से आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13। एक ब्लू कलर का फ्लावर है और जीनोटाइप आपको दिया है कैपिटल बी कैपिटल बी। उसको क्रॉस कराया जाता है उस प्लांट के साथ जहां पर आपके व्हाइट फ्लावर्स लगे हैं स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये आपका होमोजाइगस दे दिया है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपको दे दिया है होमोजाइगस ही है ये भी, लेकिन ये होमोजाइगस क्या है? रिसेसिव। ठीक है, ये है तो बिल्कुल वैसा ही जिस तरीके से आपको कैपिटल टी और कैपिटल टी किसके लिए दिया जाता था? टॉलनेस के लिए। स्मॉल टी किसके लिए दिया जाता था? शॉर्टनेस के लिए। तो बिल्कुल वैसा ही है बच्चों। तो क्रॉस भी सेम ही परफॉर्म होगा इसके अंदर, तो आप क्रॉस परफॉर्म करके यहाँ से आंसर कर सकते हैं। कैसे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं? पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, पहला पार्ट देखते हैं। स्टेट द कलर ऑफ द फ्लावर्स यू वुड एक्सपेक्ट इन देयर F1 प्रोजेनी। किस तरह का कलर हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही ये क्वेश्चन आ रखा है आपका, तो वहां पर हमें F1 में सारे टॉल मिलते थे, तो यहाँ पर F1 में हमें ये वाला जीनोटाइप मिलने वाला है। पूरा क्रॉस करा देता मैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी आंसर की अपलोड करनी है। तो ये वाला जीनोटाइप आपको F1 में देखने को मिलेगा और इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा, तो कैपिटल बी यानी कि जो डोमिनेटिंग एलील है उसी का जो ट्रेट है हमें शो होगा। तो यानी कि यहाँ पर हमें कौन सा कलर मिलेगा? किस कलर के फ्लावर थे? ब्लू। ब्लू डोमिनेंट है यहाँ पर, तो ब्लू कलर के फ्लावर हमें देखने को मिलेंगे। नंबर बी आपको कहा गया है व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट्स इन द F2 जनरेशन। F2 में व्हाइट कितने होंगे ये हमें बताना है। इफ द F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, तो अगर हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएं या सेल्फ क्रॉस कराएं तो हमें क्या देखने को मिलेंगे? हमें 4 तरह के यहाँ पर गैमेट देखने को मिल जाते हैं। पुनेट स्क्वायर अगर हम ड्रॉ करें
तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इधर अगर मैं मेल रख दूं और यहाँ पर फीमेल, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ मेरा कैपिटल बी एक गैमीट और स्मॉल बी दूसरा गैमीट, कैपिटल बी एक गैमीट में है और स्मॉल बी दूसरे गैमीट में है। तो यहाँ पर मुझे कैपिटल बी, यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब है कि मेरे पास जो रेशियो यहाँ पर आ रहा है, जहां जहां कैपिटल बी है वो तो है मेरे क्या ब्लू, और जहां पर दोनों स्मॉल बी हैं वो मेरे पास व्हाइट आने वाला है। तो व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर, तो 4 में से एक ही अगर व्हाइट बन रहा है तो इसका मतलब 25% मुझे यहाँ पर F2 में कौन मिलने वाले हैं, सेल्फ क्रॉस कराने के बाद व्हाइट कलर के फ्लावर्स वाले प्लांट मुझे मिलने वाले हैं। नंबर सी, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप्स कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इन F2 जनरेशन। तो 4 में से एक आपको ये मिल रहा है कैपिटल बी और एक आपको देखने को यहाँ कौन मिल रहा है स्मॉल बी। तो 1:1 का रेशियो यहाँ पर होना चाहिए। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने आंसर से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कौन सा आगे कौन सा, ये अच्छा केस स्टडी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जाइलम टिश्यू के बारे में है। जाइलम टिश्यू वेसल और ट्रैकिड्स ये सब मिलजुल कर जो है रूट्स, स्टेम और लीव्स में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और ये कंटिन्यूअस एक सिस्टम बनाते हैं जो वाटर का कंडक्शन करता है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपकी 10th लेवल की एनसीईआरटी को एसेंट ऑफ सेप वाला प्रोसेस बुलाती है और आप सभी को पता है ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे, जिसमें आप लोग बना सकते थे कि सॉइल के अंदर वाटर होगा, वहां से रूट जाइलम में पहुंचेगा, रूट जाइलम से आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बना सकते हो, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ को बना सकते हो कि सॉइल से रूट हेयर जो कांटेक्ट में रहते हैं रूट जाइलम होता है, फिर रूट के अंदर वो उसके अंदर पानी पहुंचेगा डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, फिर वहां से स्टेम जाइलम में जाएगा, हालांकि बीच में कॉर्टेक्स सेल्स में भी जाता है याद रखेंगे, और फिर इसके बाद स्टेम जाइलम से लीव्स जाइलम में पहुंचेगा और लीव जाइलम के बाद ये एक सक्शन पुल क्रिएट होता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन और उस सक्शन पुल की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर का कंडक्शन या मूवमेंट हो जाता है। तो यही आपको एक्सप्लेन करना था कि ये प्रोसेस कैसे अचीव होता है। तो बहुत ईजी था ये भी। आगे बढ़ते हैं। ये पैसेज आपको दिया गया है, सभी प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है सेम मैकेनिज्म से। सीधा सीधा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार ना, काफी टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। देखते हैं क्या कहा है इन्होंने जी बच्चों, पहला यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है ए पार्ट में, आपको या तो ए करना था या बी करना था। पहले ए में फर्स्ट पार्ट दिया है विच प्रोसेस इन दीज प्लांट्स इज मिनिमाइज टू हेल्प द प्लांट्स सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस। विच प्रोसेस इन दीज प्लांट्स इज मिनिमाइज टू, कौन सा प्रोसेस मिनिमाइज हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन का, ताकि ये सर्वाइव कर पाए। तो ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा, कम हो जाएगा, तो इससे इनका सर्वाइवल रेट बढ़ेगा, क्योंकि डेजर्ट प्लांट है। इनको जीरो फाइट्स भी बुलाते हैं, जीरो फाइट्स, ये टॉपिक भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने तो यहाँ ट्रांसपिरेशन आना चाहिए। नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, लीफ का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान। ऑब्वियस सी बात है स्टोमेटा ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बी क्वेश्चन आपको यहाँ बी पार्ट इसका करना था, बहुत इजी पेपर है वैसे ही। बी में आपको 3 पोर्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट आपको दिया है लिस्ट द इवेंट्स दैट अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स बताइए फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से होते हैं। तो आपको सारे इवेंट लिखने हैं। सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। दूसरे में हमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हमें देखने को मिलती थी, तो ये आप लिख सकते थे। तीसरे में सोलर एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है, सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, केमिकल एनर्जी में बदलती है, यानी कि जिसमें NADPH2 और ATPs बनते हैं। और फिर फोर्थ अगर आप कहें तो CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 रिड्यूस होकर क्या बनती है, ग्लूकोज में बदल जाती है। तो ये वाले स्टेप्स आपको यहाँ लिखने थे, चारों आप लिख के आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट आपको सेकंड नंबर पे पूछा गया है व्हेन आर सच डेजर्ट प्लांट्स लाइकली टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट अनलाइक अदर प्लांट्स। तो ये नाइट में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्यों, क्योंकि डे में स्टोमेटा थोड़ा क्लोज रहते हैं, किस लिए, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से इन प्लांट्स को बचाने के लिए, वरना पानी खत्म हो जाएगा इनका पूरा। ड्रॉ लेवल डायग्राम, ये डायग्राम आप लोगों ने जरूर बना दिया होगा, ओपन और क्लोज स्टोमेटा के डायग्राम आपको बहुत बार पढ़ाए जाते हैं। बच्चों पेपर आपका यहाँ तक मुझे लगता है बायोलॉजी आपका कंप्लीट होगा, नहीं, एक 16 क्वेश्चन और बाकी है, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से है ये। क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट, 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे।
ये नाम बताना है आपको और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है इस डायग्राम में जो हो रहा है। ये मल्टीपल फिजन का है, मल्टीपल फिजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी टाइप का रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर नेम भी आ गया हमारा और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी आ गया हमारा, है ना। नेम एसेक्सुअल है और टाइप कौन सा उसमें से? एसेक्सुअल का मल्टीपल फिजन टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। नंबर 2, कमेंट ऑन द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन स्टेज पी। देखो स्टेज पी, ये मल्टीपल फिजन में ये जो स्टेज है पी स्टेज में, एक्चुअल में ये जो आपके बन रहे हैं ये स्पोरोजॉइट्स बन रहे हैं प्लाज्मोडियम के। ये बाहर सिस्ट होती है, अगर आपने पढ़ा था, और सिस्ट बनती है बाहर प्रोटेक्टिव लेयर, और अंदर का साइटोप्लाज्म भी टूटा है और जो है आपका साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस भी टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो प्रोसेसेस ही पूछा है, यानी कि दोनों ही लिख दो यहाँ पर आप। यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस तो कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस के टूटने को, और साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म के टूटने को। तो यहाँ पर दोनों ही हो रहे हैं, तो सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। नंबर 3, नेम एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस बाय द अबव मेंशन्ड मेथड प्लाज्मोडियम। ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है हमें? प्लाज्मोडियम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 4th आपको दिया गया है। 4th क्वेश्चन में बच्चों, नेम द मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू रेज प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। ऐसा प्लांट जिसकी सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी हो, खो चुकी हो, उसको किस मेथड से हम रिप्रोड्यूस कराते हैं? तो इसके लिए आपने एक टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपागेशन मेथड पढ़ा था। आप टिश्यू कल्चर लिखे, माइक्रो प्रोपागेशन लिखे। इस मेथड से हम क्या कराते हैं? इसमें रिप्रोडक्शन कराते हैं जिसकी सीड बनने की कैपेसिटी खो चुकी है। लिस्ट एनी 2 एडवांटेज। 2 एडवांटेज क्या है? एक तो अर्ली प्रोडक्शन हो जाता है, और दूसरा, ये तो पहला हो गया अर्ली प्रोडक्शन, और सेकंड की अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि सेम कैरेक्टर्स हमें कॉपी होकर मिल सकते हैं, सेम कैरेक्टर्स मिल सकते हैं। एक और आप लिख सकते हैं, नंबर 3 लिख सकते हैं इसके अंदर कि शॉर्ट टाइम। वैसे शॉर्ट टाइम या शॉर्ट टाइम लिखा है, अर्ली प्रोडक्शन एक ही बात होगी, कोई इशू नहीं है। तो आप ये 2 यहाँ पर लिख सकते हो। हाँ, ये लिख सकते हैं आप तीसरे में कि शॉर्ट, एक छोटे एरिया में, स्मॉल एरिया में ही ग्रो कराया जा सकता है, लेबोरेटरी में ही ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी दिखाई दे रहा है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं इसको। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको ये सीधा सीधा ब्रायोफाइलम का डायग्राम दे रखा है। ब्रायोफाइलम, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ब्रायोफाइलम के बारे में बता दिया था और इंपॉर्टेंट भी बताया था। यहाँ पर गिव द नेम एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह का इसमें देखने को मिल रहा है हम लोगों को? ये एक तरह का जो है बर्ड्स के थ्रू ही ये हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, या एडवेंटिशियस बर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसके अंदर आपका कौन निकल रहा है? ये यंग प्लांट यहाँ पर निकल रहा है। तो ये जो एडवेंटिशियस बर्ड हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो कौन से टाइप का हुआ है ये? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आप ये तो बडिंग तो नहीं लिखोगे यहाँ पर, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आप वेजिटेटिव प्रोपागेशन लिखोगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चाहे नेचुरल भी लिख सकते हो, नेचुरली होता है ना प्रोपागेशन। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, इसका सेकंड पार्ट, स्टेट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ द अबव मेंशन्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक एडवांटेज बताओ और एक डिसएडवांटेज बताओ। एडवांटेज तो ये है कि शॉर्ट टाइम में ही प्लांट बन जाते हैं, और डिसएडवांटेज ये है कि वेरिएशन नहीं आते, क्योंकि एसेक्सुअल टाइप का है तो हमें वेरिएशन देखने को यहाँ नहीं मिलते, और वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए और बेटर स्पीसीज के लिए, बेटर स्पीसीज बनने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। नंबर 3 अगर हम देखें, रीजन देने हैं आपको यहाँ पर। गिव रीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स जेनेटिक वेरिएशन। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए जो है वो कॉपी हो जाता है, कॉपीड एग्जैक्टली, बहुत ही कम वहां पर चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो डीएनए के एग्जैक्टली कॉपी होने की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें जेनेटिक वेरिएशन कम दिखाई देते हैं, या उनमें कमी दिखाई देती है। व्हाई हैव हायर ऑर्गेनिजम्स रिसॉर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ना हायर ऑर्गेनिज्म में रिसॉर्टेड का मीनिंग होता है एक तरह से हेल्प लेना, मतलब कि एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, जबकि वो काफी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, तब भी वो सेक्सुअल से ही क्यों करते हैं?
तो दरअसल ऐसा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यानी हायर ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल बहुत जरूरी है भैया, इनमें कंपटीशन बहुत होता है। तो बेटर सर्वाइवल के लिए, अपने बेटर सर्वाइवल के लिए इनको क्या चाहिए होते हैं, वेरिएशन चाहिए होते हैं, वेरिएशंस, यानी जिसमें एक स्पीशीज के मेंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, यानी बेटर सर्वाइव कर सकता है कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के मुकाबले। तो इसलिए इनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी आपका, हाँ